हेलो मेरे आर्मी के जवानों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैं पर डे कराऊंगा। आपका 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, उसके लिए कंटेंट मैंने तैयार किया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप आपने अब तक कुछ भी अगर तैयार नहीं किया है आपके जीके में और जीएस में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा। चलो आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यूएनओ के पहले महासचिव जो एशियाई थे। तो देखो, जो यूएनओ के पहले महासचिव थे, जो एशियाई थे, वो थे यू थांट। ठीक है। आप जल्दबाजी में किसी को याद होगा तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है आगे क्वेश्चन को। पूरा ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एग्जाम को टिक करना है आंसर को। तो यू थांट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, मतलब इसको कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी। देखो, आपसे अगर आता हो तो आप उसको तुरंत ही फास्ट फॉरवर्ड में चलाइए इसको, और जो भी आपका टिक है वो तुरंत करिए और आगे बढ़िए। नहीं है तो फिर वेट करिए। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। देखिए आपकी 30-35 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। ये इसमें गिल रखा हुआ है, गिल्स के द्वारा होता है। इसके गिल्स के द्वारा होता है। फेफड़े से ये जो होता है ये स्तनपायी में होता है। जो स्तनधारी जितने भी जीव हैं उन सब में फेफड़ों से होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। कौन सी? ब्लू व्हेल। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। तो देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत ही ज्यादा दिए जाने वाले एग्जाम्पल हैं किसके? अर्धचालक के। सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें कौन नहीं है? आपका नहीं है आर्सेनिक, आपका कोई भी अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग जो है किससे संबंधित है। तो हीमोफीलिया रोग आपका रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखो, बड़ी नहीं होगा यहाँ, ये बड़ी नहीं होगा, ये लंबी होगा, क्योंकि बड़ी अलग होती है, लंबी अलग होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र की होती है, आपके नर्वस सिस्टम की होती है। उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। अच्छा, इसमें ये जो दे रखी है, अगर ये क्वेश्चन में दिया होता कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी मानव शरीर के अंदर स्त्री का अंडाणु। क्या? स्त्री का अंडाणु। अच्छा, अगर इसमें दिया होता कि सबसे छोटी मानव शरीर में फिर कौन सी होती, तो हम उसमें बोलते हैं कि जो पुरुष है, यानी मानव में पुरुष है, पुरुष का क्या? स्पर्म। पुरुष का स्पर्म। कुछ इस तरह से बनावट आपने उसकी देखी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो हवाई जहाज का आविष्कार आपका राइट बंधु बोलते हैं। इसमें क्या ऑप्शन होगा? ऑरवेल और वो कौन थे? राइट। दोनों को क्या बोला जाता है? राइट बंधु। ऑरवेल और राइट ने इसकी हवाई जहाज की खोज की थी। किस ओलंपिक में क्रिकेट एक ओलंपिक गेम था। तो मतलब वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल था। तो ये था पेरिस 1900। पेरिस 1900। 2024 ओलंपिक गेम कहाँ होंगे। तो 2024 के ओलंपिक गेम आपके होंगे पेरिस में। कहाँ होंगे? पेरिस में। पहले ही है, अभी 28 के भी फिक्स कर दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक उपयुक्त किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से जो सर्वाधिक मतलब उपयुक्त में माना जाता है या उसको बताया जाता है, समझा जाता है, वो मिश्रित रूप में समझाया जाता है, मतलब मिश्रित रूप में मानी जाती है। तो ये मिश्रित किस चीज का है? ये पूंजीवादी और समाजवादी का एक मिश्रण है। पूंजीवादी मतलब आपकी ये अमेरिका में है और भी कंट्री में, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूं, और ये चाइना में बहुत अच्छी तरह से लागू है। तो हम इन दोनों का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान सामान्य समय में, इसका देखो डी ऑप्शन होगा, सामान्य समय में संघीय और एक आपातकालीन में। मैं आपको भी दिखाता हूं। आपातकाल समय में क्या होता है? एकात्मक हो जाता है।
सामान्य समय में संघी है, आप इसमें बहुत जल्दी आंसर संघी लगा देंगे। सोच रहे हैं क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों को पढ़ना है, मैंने बताया आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही आंसर देंगे आप। तो सामान्य समय में संघी है और आपातकालीन कंडीशन में वो एकात्मक हो जाता है। राइट आंसर डी। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अब तक सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो आपका जवाहरलाल नेहरू का रहा। किसका? जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि शुरुआत में ही थे। किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 1950 में चुना गया। 1950 में चुना गया। 1950 से ये 1962 तक क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे, 1962 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये किसको है? ये शिव को क्या है? इनको समर्पित है, मतलब इन्हीं का उसमें पूरा वो है। इमली के अंदर पाया जाता है, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र है, तो आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र देखो सभी ऐसे ही लग रहे हैं। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र AS। तो रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है पेपर में, आप लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। देखो ये एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आप इसके आधार पर 2 से 4 क्वेश्चन आप खुद से और याद कर सकते हैं। विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय ये आपका मैड्रिड में है। कहां पर है? मैड्रिड में। मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है, स्पेन के अंदर है, मतलब कह सकते हैं स्पेन में। अगला क्वेश्चन, 2022 के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर है, तो अभी बैठक हुई है इसकी। 2022 के अनुसार भारत का द्रौपदी मुर्मू है, हमारी जो राष्ट्रपति है फिलहाल, उन्होंने इसको अभी वो किया है, सम्मानित किया है। इंदौर है। कौन है? इंदौर है स्वच्छ शहर 2022। पैंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? तो पैंगोंग झील जो है ये आपकी लद्दाख में है। तो देखो अगर इसमें हम बात करें कि इस पर कब्जा इस पे काफी कब्जा इस पे किसका है? चाइना का है। 1962 से जब चाइना में और भारत में युद्ध हुआ था, उस टाइम उसको लद्दाख को उन्होंने क्या कर लिया था? इस पैंगोंग झील को कब्जे में ले लेते हैं। फिलहाल इस पर अभी चाइना ने एक पुल तो बनाया हुआ है, दूसरा पुल भी इसमें निर्माण में कार्य में लगा हुआ अभी फिलहाल। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो जब 2011 की जनगणना हुई तो ये हर 10 साल के बाद होती है, हर 10 साल के बाद होती है। और सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई, फिर 1881 में हुई। तो आप कह रहे हैं इसमें तो 10 साल का अंतर है ही नहीं, पहले 9 साल के बाद और बाद में फिर हर 10 साल के बाद इसको लागू किया गया। और अब 2021 में नहीं हो पाई है कोरोना कार्यकाल के कारण। और इस टाइम 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। लिंगानुपात का मतलब है कि पुरुषों की संख्या, देखो ये तो मेल है, इतने पुरुष हैं, सॉरी हाँ मैंने इसको गड़बड़ कर दिया। लिंगानुपात का मतलब है कि 879 तो फीमेल हैं, मतलब लड़कियां कम हैं, लड़का पुरुष प्रधान देश है अपना, तो पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो 1000 इसमें बॉयज हैं, समझ गए? तो 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां हैं। ये लिंगानुपात है किसका? हरियाणा का। और सबसे कम है और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछता है, सबसे ज्यादा आपको आंसर देना है, सबसे ज्यादा आपका है केरल। किसका है? केरल का। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो ये जो नाबार्ड था, ये नाबार्ड जो था इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ये मतलब इसका जो वो काम है, ये क्या काम करता है कि ये बैंकों से एग्रीकल्चर में और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसकी जो थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में, और उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी थी आपकी। इंदिरा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था ये, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था इसको। और इसको शिवरामन समिति के द्वारा या उसकी सिफारिश पर इसको किया गया था, मतलब अप्लाई किया गया था शिवरामन। मैं और क्वेश्चन आपको साथ के साथ बताकर चल रहा हूँ। शिवरामन ने। कोणार्क सूर्य मंदिर किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा मिल सकता है आपको आंसर, या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लोकप्रिय नाम है इसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। श्वेत पैगोडा और स्वर्णिम पैगोडा, ये सब कुछ ये अलग अलग दे रखे हैं।
इनके भी अपने मतलब हैं। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इस टाइम एक इनकी बुक आई थी 1776 में, मतलब उस टाइम से इनको क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित नियम सिद्धांत दिए थे। काला सागर किस महासागर में है? तो काला सागर आपका आंसर 2 अटलांटिक में स्थित है। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ये कौन थे आपके? ये आपके भारतीय थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगला आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने क्या किया था? मौर्य डायनेस्टी की, किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसको स्थापना कराने में मेन काम किसका था? कौटिल्य का था। मतलब आप जान सकते हैं कौटिल्य का इन्हीं के साथ है, कौटिल्य था। और फिर मौर्य ने जन्म दिया किसको? मौर्य ने, सॉरी, मतलब मौर्य के एक पुत्र हुए, किनका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो अशोक थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार बहुत कम पूछा गया है। या तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा इसमें क्वेश्चन रखता है, या अशोक से ज्यादा क्वेश्चन रखता है। इसे कम क्वेश्चन रखता है बिंदुसार से। थोड़ा सा मैंने आपको इसका एक पैटर्न बता दिया है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 35 क्वेश्चन में इसमें करा देता हूँ वीडियो में, 15 मिनट के आसपास वीडियो हो जाएगी। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। सेब काटकर खुला रखने पर भूरा पड़ जाता है, किस परिवर्तन के कारण? तो सेब काटने पर आपने देखा होगा, उसको काट के रख देते तो हल्का हल्का वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, भूरा सा। ब्राउन मतलब जैसे थोड़ा सा ब्लैक कलर सा होता है, उसको ब्राउन बोलते हैं, चॉकलेटी कलर। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। किसके? रासायनिक परिवर्तन के कारण। सीसा संचालक सेल में, सेल और लिख देंगे यहाँ पर, जो सीसा संचायक सेल हैं इनमें प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनमें नहीं, बैटरी में जो बैटरी होती है आपकी, बैटरी में अगर अम्ल पूछने लगे तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसका वो है H2SO4। लिख लेना, हर क्वेश्चन का जो आंसर ना पता हो क्वेश्चन लिख लेना, या वीडियो को बार बार रिपीट करना, और आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा SO2 सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, SO2 और NO2। ठीक है, याद रखेंगे आंसर। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो सोडा वाटर, सोडा के साथ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर हो या आपकी कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, मतलब जितने भी पेय पदार्थ हैं जिनके अंदर गैस सी, दो आपने देखी होगी निकलती है खोलते ही, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस कौन सी है? मतलब फोटोसिंथेसिस जब आपकी प्रोसेस होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में? मतलब पौधे जब क्रिया को करते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो बहुत से बच्चे इसमें आंसर लगाते हैं CO2, क्योंकि ज्यादातर गैस निकलने वाली CO2 है। तो यह आंसर नहीं होगा। पौधे हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या आंसर सही होगा? ऑक्सीजन। पौधे हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो हमेशा इनटेक करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं आपके कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हैं। देखो, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। लेवोजियर इनको केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। रदरफोर्ड ने किसने की थी? आपके उसकी नाभिक की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो कैलियम है, मतलब ये कुछ नाम ऐसे हैं जो लैटिन नाम के आधार पर रखे गए हैं। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। तो Na से कुछ बोलना चाहिए ये, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम से इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। कार्बन का C है। तो जैसे हम कार्बन को C से देख रहे हैं तो कार्बन के साथ साथ ये इसको मैच करता है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन पोटेशियम का प्रोनाउंसिएशन K से सीधा सीधा नहीं करता है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिसका मैं आपको PDF में दे दूंगा। आप मेरा चैनल आपको इस ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर मेरा चैनल किंगो एजुकेशन क्लास के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। किंगो एजुकेशन क्लासेज आपको मिल जाएगा।
तो वहाँ बहुत नोट्स मैंने आर्मी के लिए स्पेशल डाल रखे हैं, कुछ भी चलती रहती है वहाँ पर। तो कैलियम जो है वो पोटेशियम का एक लैटिन नाम है, क्योंकि के से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो ये तो आप जानते हैं, हड्डियों और दांतों के लिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा बच्चे को क्या दिया जाता है? हड्डियों के लिए बच्चे को दिया जाता है कैल्शियम। आगे, मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और ये आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, आलू में नहीं पाया जाता। एक नींबू में पाया जाता है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। मैं थोड़ा सा इंक बदल लेता हूं उसका कलर। चलो इसको कर लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला, ये तो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। बढ़ते हैं आगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो शर्करा है वो कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली, दूध से संबंधित, तुम आप जानते हो कि दूध से संबंधित क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा उसके अंदर पाई जाती है। आगे है, रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका जो रक्तचाप है वो मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमीटर से। स्टेथोस्कोप क्या है? ये आपका वो है, डॉक्टर की नार में इस तरह से एक यहां इस तरह से लगा रहता है और एक आगे होता है इसमें कुछ इस तरह से। ठीक है, ये उसमें सुनने के लिए और आगे ये इसको चेक करने के लिए, मतलब ये कह सकते हैं कि फेफड़ों की गति और आपके सांस की जो गति है उसको सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 44, स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहां बनता है? तो जो स्तनधारी जीव हैं उनके शरीर में यूरिया का निर्माण, आपको लगेगा किडनी, लेकिन किडनी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हमेशा यकृत होगा। मानव शरीर में यूरिया कहां बनता है? यकृत में। यकृत बोलते हैं हम लिवर को। किसको? लिवर को। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवक से होने वाली बीमारी है? तो कवक से आपके होने वाली बीमारी जानते हैं, दांत खाज, खुजली और गंजापन भी इसी के अंतर्गत आता है। गंजापन कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है, न खांसी होगा न दर्द होगा। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो बहुत से बच्चे आंसर इस पे लगा देंगे, काली खांसी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, लेकिन नहीं, न कैंसर के नाम से जाना जाता, काली मौत को प्लेग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फटाफट आपका रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छा। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त के दिन की गई 1969 में। अगला क्वेश्चन, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसरो का पूरा नाम आपका आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आंसर मैच करता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका संपूर्ण नाम है। आप देखकर याद ना रहे लेकिन आप टिक कर सकते हैं इसको, ऑप्शन आपको मिल देगा जैसे। तो इसमें ज्यादातर क्या चीज में घुमाया हुआ है? इसमें स्कॉलर में, स्टेशन में, इस तरह से इसने घुमाया हुआ है। तो हम आप सिर्फ याद रखेंगे कि ये स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए काम में आने वाली हमारी एजेंसी है इसरो। तो इसरो के बारे में कुछ और पॉइंट लेते हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बंगलुरु में है। कहां है? बंगलुरु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो हम जानते हैं इंडिया के द्वारा पहला उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया गया था, कौन सा भेजा गया था? तो वो था आर्यभट्ट। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये इसरो नहीं है, ये दूसरा है। तो ये कहां पर है? ये है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? डीआरडीओ का, तो आप सोचिए, आप ये देखना कि आप कितने कितने क्वेश्चन आप कर पाए, इसमें कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए और कितने आपको जरूरत पड़ी। तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आपके एस सोमनाथ हैं। क्या है? एस सोमनाथ। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ। ओके, आगे, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान फर्स्ट हमने जब लॉन्च किया वो थी तारीख आपकी 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? भारत में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज्यादातर क्वेश्चन किए हैं, इसमें इसरो के नाम पर या जो भी क्वेश्चन है उसमें मेन नाम जो निकल के आ रहा था, आप देख रहे थे, आपको याद रहेगा विक्रम साराभाई।
विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष का एक नया दौर चलाया। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल खिताब जो महिला ने खेला है वो किसने जीता है? वो जीता है ईगा ने। ईगा ने जीता है 2022 का। और फ्रेंच ओपन 2022 का ये आपके राफेल ने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। मैंने इसमें ऑप्शन रखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आर्मी के हिसाब से इतना लेटेस्ट देने के चांस कम है, फिर भी मैंने लिखा दिया है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो इसके बाद ओपेक क्या है? ओपेक सुना होगा तुमने, काफी बार ये चर्चा में रहता है। ओपेक, ओपेक आपका क्या है? बताइए आंसर। ये आपका पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है, जो पेट्रोल निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन है। इसके अंदर करीब 14 देश आते हैं, इसमें 14 देश इसके अंतर्गत आते हैं, और ये लगभग 40% पूरे विश्व का तेल उत्पादन करते हैं, 14 ही। ओके, निर्यातक का संगठन है, ना कि उत्पादक का, ध्यान रखेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? तो देखो, ये दांडी से शुरू नहीं की, ये दांडी तक शुरू की थी, दांडी तक। तो इसको स्टार्ट किया था उन्होंने साबरमती, और साबरमती से उन्हें कहां जाना था? दांडी तक, इसलिए इसको बोलते हैं दांडी यात्रा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने? तो देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य थे 10, लेकिन उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया, अब कितने हैं? 11। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस, ये याद रखेंगे, वायुसेना का और अपनी थल सेना का हम दिवस याद रखेंगे। कौन सा है? 8 अक्टूबर। 15 जनवरी आप कमेंट करके बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखो, फाइना आया था, या फैक्सियन आया था, मेगास्थनीज आया था, स्ट्रेबो आया था। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। ये सेल्यूकस का क्या था? दूत था। अभी आप कहोगे सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इनमें फिर बाद में संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। फिर सेल्यूकस ने एक अपना दूत भेजा, मेगास्थनीज, जो भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ले गया। इसने एक पुस्तक भी लिखी है, इंडिका। पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, या इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। आगे, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी संयुक्त प्राकृतिक गैस। ये तो देखो मैं पता, देखो सब आगे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक 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 प्राकृतिक। इसमें आगे क्या हो सकता है? सी से कार्बन हो सकता है, संयुक्त हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, या संपीड़ित हो सकता है। तो इसका आंसर होगा संपीड़ित। कंप्रेस गैस होती है वो, कौन सी? कंप्रेस्ड गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी। इसका मुख्य घटक बता सकते हैं आप सीएनजी का? ये होता है भैया मीथेन। मीथेन याद रखेंगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता चल रहा हूं। और क्या है इसका? CH4 इसका रासायनिक सिंबल है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क ओनली यूपी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 31। राज्यसभा देखो, दो जो हमारे निम्न सदन और उच्च सदन है, तो उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को हम लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा, लोकसभा मतलब जो लोकसभा के लोग चुने जाते हैं, जैसे चुनाव होता है, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, लोकसभा सदस्यों को। तो वो कितने हैं? तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। वो आपके 80 हैं। और राज्यसभा के जो होते हैं, राज्यसभा के आपके 31 सदस्य हैं। कहाँ? मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ यूपी में, ना कि मैं पूरी इंडिया में बात कर रहा हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीट है? मैंने अभी आंसर किया, कितनी बता देंगे आप? 80। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये क्या काम करता है? ये जल के लिए काम करता है, जल प्रदूषण को मापने का काम करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बीओडी किसके आधार पर काम करता है। ठीक है। मिनीमाता रोग होता है, तो मिनीमाता रोग कैसे होता है? ये सबसे पहले जापान में हुआ था। मिनीमाता रोग, मिनीमाता मतलब छोटी माता के नाम से जाने जाते हैं। ये जल में पारे के कारण होता है, जब जल में पारा घुल जाए तब होता है। तो आप कहेंगे जल पीता है आदमी, नहीं, मछली खा लेता है, और मछली उससे अगर प्रदूषित है तो फिर ये आदमी तक पहुंच जाएगा।
ओके। इसके बाद है भोपाल में गैस त्रासदी का कारण क्या है। भोपाल में गैस त्रासदी का कारण क्या है। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह का है। देखो ये एयरफोर्स में आ गया है, नेवी में ये पूछ लिया गया, थल सेना में पहले ये पूछ लिया गया है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। कवक, यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा है कि कवक में हरित लवक नहीं होता है, मतलब क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डीडीटी एक कैसी दवा खरपतवार है, दोनों हैं या कोई नहीं है। तो डीडीटी एक कीटनाशक दवा है। कैसी है? कीटनाशक। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा गया है, इसको किसने लिखा है? ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि इसको किसने लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल। तो इसको लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। और इसको किस में लिखा था? इसको उर्दू में लिखा था उन्होंने, ठीक है, इसको उर्दू में लिखा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही अच्छी इनकी यह पोइट्री थी। भारत पाकिस्तान श्रीलंका को छोड़कर किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत पाकिस्तान श्रीलंका को छोड़कर किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखो भारत पाकिस्तान श्रीलंका, तीन तो ये हो गए। तो ये इसके बाद चार और देश हैं, मतलब टोटल 7 देशों की मुद्रा रुपया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसमें नेपाल भी आंसर है और इंडोनेशिया भी आंसर है। तो एक ही होना चाहिए था, या तो इंडोनेशिया, ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन आप चाहो तो सेकंड या थर्ड दोनों में से लगा सकते हो, दोनों ही सही है। नेपाल भी आंसर सही है और इंडोनेशिया भी सही है। मॉरिशस भी है इसके आगे, मॉरिशस भी है, ठीक है। 7 देश हैं ऐसे टोटल। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 74, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? वेदव्यास, जयदेव, कालिदास या कृष्ण? कृष्ण के द्वारा, तो इसको श्री कृष्ण के द्वारा तो बोला गया है। और पवित्र ग्रंथ किस में है? ये आपकी महाभारत में है, तो इसको किसने लिखा होगा? वेदव्यास ने। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कौन सी है? आपको जल्दी बताना, फटाफट कमेंट करके। आंसर होगा शिमला। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? तो देखो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, और जनवरी में हुआ था, शायद 14 या 15 जनवरी के आसपास हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये 1761 में हुआ था। और इसमें जो मराठा हारे थे वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हारे थे। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के, तुम्हें देखो तराइन के युद्ध इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको तराइन के युद्ध याद रखने हैं और पानीपत के युद्ध याद रखने, मतलब ये किसने क्या किया क्या नहीं किया सब आपको याद रखना। मतलब मध्यकालीन भारत से और प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका है बंगलौर, यानी कि बंगलुरु। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। तो इसमें बहुत बच्चे गलती कर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय यहाँ पर कोई नई दिल्ली लगा देगा या मेलबर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न, तो मेलबर्न में मैच बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो राइट आंसर है आपका बी, सेकंड है दुबई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामायण को किसने लिखा है? कालिदास, सूरदास, वाल्मीकि या वेदव्यास? वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है और इसको लिखा है वाल्मीकि ने। राइट आंसर आपका वाल्मीकि होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने लिखा है, मतलब किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको तिलक साहब ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक। और ये एक मराठा थे, तो इन्होंने इसको मराठा में बोला था, ना कि हिंदी में। मराठा आहे माहे जो कुछ है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर, देखो ये मंदिर जब स्पेशल जब क्वेश्चनों में आ रहा है, आपके जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो तुम देख सकते हो कि मंदिर की कुछ ना कुछ अपने आप में अलग महत्वता हुई। ये आपका असम में है, एक बार जरूर गूगल करके देख लेना। ये तंत्रों के लिए, जैसे वो तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देख लेना आप इसे एक बार, क्योंकि आपको मंदिरों के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। मार्क्सवाद का समर्थक किसे माना जाता है? मतलब मार्क्सवाद नाम से ही पता चल रहा है, मार्क्सवाद ये थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने तो मार्क्सवाद दिया। और ये इटली किसके थे? जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी।
अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार मतलब वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र, क्योंकि परमवीर चक्र तो आपको पता है कहाँ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, तो ये है आपका N2O। सभी ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं हमें, NO, N2O2, तो राइट आंसर क्या होगा? N2O। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है बस, ये ज़्यादा नहीं है, और आप इन्हें देखें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना पास में जो होता है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो देखो, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी से, क्योंकि डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्शियम की सी बात आ रही है ना, कैल्सीफेरॉल। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। विटामिन तो सबको आपको इनके रासायनिक नाम पता होने चाहिए, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, सबके पता होने चाहिए। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस भी बोलते हैं इसे। कौन सी नहीं है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली जो पंक्ति होती है आवर्त सारणी में, उसके ये सब एलिमेंट हैं। आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, जीनॉन है, रेडॉन है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इसमें नहीं है ये पूछा है तो आपका राइट आंसर ए होगा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका किस चीज़ को रोकने के लिए लगाया जाता है? बहुत ज़्यादा ये इसमें लिखा आता है क्षय रोग के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। टीबी भी आ सकता था, सॉरी क्या लिख दिया, टीबी भी आ सकता था, और यहाँ पर आंसर होगा तपेदिक। तीनों एक ही बातें हैं, क्षय, टीबी, तपेदिक। प्लेग चूहे से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड ये विषाणु से है, और विषाणु के साथ साथ ये मतलब गंदा पानी और दूषित खाना से हो सकती है। डेंगू भी है आपके। लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, लेड पेंसिल बनाने में आपका क्या चीज़ प्रयुक्त में होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की होती है पेंसिल, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूँ, दिमाग में बनते रहें, शायद आपने पढ़े तो होंगे। कार्बन का अपरूप है, कार्बन के क्या है? कार्बन का अपरूप है, और ये बिजली का, इलेक्ट्रिक का सुचालक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, बिजली का सुचालक है। बिजली आ सकती है आपकी कच्ची पेंसिल में। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर है भारत। ये तो पता ही होगा आपको। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भाई ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार। अभी 13 तारीख में भी टेस्ट हुआ था, तब भी पूछा गया था ये। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, और पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और आपसे पूछने लगे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति भी राइट आंसर राधा कृष्णन। ये पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन साहब, और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और राधा कृष्णन के उसमें एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है जन्म दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के रूप में ही मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, इलाहाबाद, रांची, जमशेदपुर। तो झारखंड की राजधानी है रांची। ये कहाँ की है? ये आपकी उत्तर प्रदेश की है, और दोनों राजधानी नहीं है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो यहाँ पर नाम है किसी भी प्लेयर का, वो आपसे दे देता है और पूछता है किस खेल से संबंधित है। तो वैसा नाम नहीं देगा जो बहुत छोटे खिलाड़ी हों, अच्छे जो माने जाने खिलाड़ी हैं, जो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, देश के लिए वो जाने जाते हैं, जिनकी वजह से देश जाना जाता है, ऐसे खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए स्पेशल पूछा जाता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था तो विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो बाकी सब जानते होंगे, लेकिन जो क्रिकेट में रुचि नहीं रखते उन्हें नहीं पता होगा। तो इसलिए सबको ये क्वेश्चन देख लेना। और भी हैं क्वेश्चन, बन सकता है कि जैसे अभी मैसी फुटबॉल का अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, तो फीफा कप जो, तो मैसी किस देश से बिलोंग करते हैं? और तुम्हारे सबसे रोनाल्डो हैं, बहुत अच्छे जो जिनसे देशों को जाना जाता है। अरे मैंने क्या लिख दिया, रोनाल्डो कर दिया, रोनाल्डो। रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के।
तो आप याद रखेंगे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और फ्री के नंबर होते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, फिर से आगे देख लो। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी लॉस कर गए थे और बाबर यहाँ जीत गए थे, और इन्होंने यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी 1526 से। अब तक यहाँ दिल्ली सल्तनत कही जाती थी, सल्तनत काल कहा जाता था 1526 तक। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली, ये तो सबको ही पता होगा, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। लेकिन हम दिल्ली के पास हैं तो हमें पता है यमुना के, कोई साउथ से होगा तो उसे नहीं पता होगा, उसे तो याद ही करना पड़ेगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार आपका मैकमिलन भी आ जाता है, लेकिन ये पिछली बार भी 13 नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेना आप, देख लेना आप, गूगल कर लेना। फ्रैंकलिन डनलप ने क्या किया था कि टायर की खोज की थी, ठीक है, टायर की। तो इसका राइट आंसर है बैरन कार्ल वॉन डाइसेट वाइसे जो कुछ है, और ये नहीं मिलता तो आपका मैकमिलन भी है, ठीक है, दोनों ही आंसर सही हैं और कोई नहीं होगा इसमें, राइट आंसर सी होगा। तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आपको तीनों रंग ही पता होना चाहिए, और तिरंगे में हरा रंग जो है वो पृथ्वी से संबंधित, मतलब हरियाली का वो प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो K2 भी कहते हैं, लेकिन K2 हमारे उसमें नहीं है, वो पीओके में है। K2 गवर्नमेंट नेशनल ऊंची है कंचनजंगा से, लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर आपका ये है। कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि आपने ये बार बार पढ़ा होगा। कौन सी बीमारी वायरस विषाणु द्वारा होती है? जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। टाइफाइड जीवाणु से होने वाली बीमारी, मलेरिया प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाली है, हैजा जीवाणु से होने वाला है। तो विषाणु के लिए कौन सा ऑप्शन है? क्या? जुकाम। जुकाम वायरस से होता है। आप देखते हैं कि जब किसी को छींक आती है, जुकाम होता है, तो वो मुंह पर हाथ रुमाल रख लेता है, नहीं रख लेता, उसको कवर कर लेता है। कौन सा होगा? जुकाम आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 99, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मतलब बीपी का हाई या लो होना, ब्लड प्रेशर का, किसके द्वारा होता है? ये आपकी एडिनल, और एडिनल अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको अधिवृक्क के नाम से ये मिल सकता है। अधिवृक्क ग्रंथि याद रखेंगे, ठीक है। ये इसको लड़ो और उड़ो, लड़ो और भागो, कुछ करके ऐसे करके नाम से जाना जाता है, लड़ो भागो, फाइट एंड फ्लाइट, हाँ वही है शायद, ये फाइट एंड फ्लाइट के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? अधिवृक्क ग्रंथि को, या इससे निकलने वाले हार्मोन को। एड्रीनलिन हार्मोन इससे निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन इससे निकलता है। मतलब ये उत्साह का काम करता है, एक्साइटेड काम यही करता है बॉडी के अंदर। किसी को जोश आ रहा बहुत तेजी से, लड़ाई में गुस्सा आ रहा, तो एड्रीनल ही इसमें, एड्रीनलिन हार्मोन काम करता है, एड्रीनल ग्रंथि उसको छोड़ती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है आपकी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इनमें सबसे हल्की कौन सी है भैया? ना तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ना नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन आपकी सबसे हल्की गैस है। तो 100 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपको घर के लिए दे देता हूं मैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर कि H2O2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। राइट आंसर आपको मुझे कमेंट करना है जरूर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आज भी देखेंगे आप कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें जीके और जीएस दोनों ही शामिल हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक ही होता है परंतु परमाणु बाहर अलग अलग होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक मतलब क्या चीज होता है? क्रमांक किसी चीज का स्थान होता है। क्रमांक क्या है? किसी चीज का स्थान है, यही तो क्रमांक है कि तुम्हारा क्रमांक कितना स्थान है, आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो क्रमांक है वो बराबर हैं और स्थान अलग, वो क्या बोलते हैं, परमाणु बाहर अलग अलग है, मतलब उनके स्थान बराबर हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जिनके परमाणु क्रमांक बराबर है मतलब कि स्थान बराबर है, मतलब कि वो समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो जो आपकी लार है, लार आपकी फाइबर के पाचन में मदद करती है। ये फाइबर ना मिले आपको तो आपको आंसर मिल सकता है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, फाइबर या स्टार्च। तो ऑप्शन बी आपका सही है। सांप किस वर्ग में आते हैं, मतलब किस प्राणी वर्ग में आते हैं सांप? तो सांप, छिपकली वगैरह जितने भी सब हैं आपके, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी सही है आपका। ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है? एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, प्लास्टिक है, क्या चीज है? तो आप आंसर टिक कर चुके होंगे, अपना लगा चुके होंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत में आपने किया होगा कि ये मैंने माना हुआ है। तो ब्रोमीन एक अधातु है, और इसके साथ आपको इसकी एक खूबी बता दूं कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम, देखो धातु हैं, दोनों ही धातु है ना, तो धातु प्लस धातु क्या होंगे? एक मिश्र धातु बना देंगे। धातु मिलकर मिश्र धातु, जैसे उसमें हम लोहे में कुछ और मिला दें, जस्ता मिला दें, स्टील उसमें निकल मिला दें, ठीक है, तो क्या बन जाएंगी? मिश्र धातु बन जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी? आपकी रिएक्टर स्केल से मापी जाएगी। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? देखो, खाद्य सामग्री का मतलब है कि किसी भी खाद्य सामग्री को बचाने के लिए, लंबे टाइम रखने के लिए पाउचों में, पैकेटों में एक गैस भरी हुई आती है। जैसे आपने कभी चिप्स का पैकेट खाया होगा, तो चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर आपका नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील, तो देखो सबसे अधिक क्रियाशील तो नहीं कह सकते, यहां क्वेश्चन में ये होना चाहिए था निम्न में अधिक क्रियाशील धातु है। चांदी, प्लेटिनम, पोटेशियम या सोना? तो देखो सोना तो किसी से रिएक्ट करते नहीं, करते तो सब हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं करते। चांदी भी रिएक्ट करती है, लेकिन सबसे तेज कौन करता है? पोटेशियम। और आपने देखा भी होगा सोडियम और पोटेशियम को, पोटेशियम का सिंबल के, सोडियम का Na, इनको हम कैरोसिन ऑयल में सेफ रखते हैं कि जिससे किसी से क्रिया न करें। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष नापने की इकाई है। तो आप याद रखेंगे इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नापने की इकाई है। क्या नापने की इकाई है? या दूरी नापने की इकाई है। लेकिन वर्ष से हमें लगेगा कि वर्ष से ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, समय भी ऑप्शन होता तो आप समय भी लगा सकते थे, क्योंकि वर्ष है तो वर्ष समय के साथ चलता है, लेकिन नहीं है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। बहुत लंबी जब दूरी हम नापते हैं तो ऑप्शन डी सही होगा, तब हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि फर्स्ट, आपको सब चीज पता होंगी, आपने याद कर रखे होंगे। सुकुमार सेन इसका आंसर है। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम ओम का नियम निम्न में क्या है? तो ओम का नियम क्या है? ओम ने नियम दिया वो है आपका R = VI, I = VR या V = IR। कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही है नंबर क्वेश्चन का 3, C सही है आपका। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? देखो पोल है, ये पृथ्वी है, कुछ चपटी सी है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस साउथ पोल पर जहां बर्फ जमी रहती है उसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। इसको आर्कटिका बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। तो कहां स्थित है दक्षिण ध्रुव? अंटार्कटिका पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन मोती जला व हैजा फैलाता है? तो देखो ये आपको पता हो या ना पता हो, ये आपको बिल्कुल पता होगा। हैजा किससे फैलता है? मक्खी से। तो जब मोती जला व हैजा दोनों फैल रहे हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मक्खी से ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फिर मोती जला ऐड हो गया तो फिर अब ये चूहे फैला देगा।
चूहे क्या फैलाते हैं? प्लेग। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लिया जाता है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है? तो उसका भार हमेशा घट जाता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व बल की वजह से। मतलब वहां पर जो जी का मान है, जी का मान वहां पर कम है, पृथ्वी का कितना है? 1/10 है। कितना? 1/10 है, सॉरी 1/6 है। जैसे अगर हमारे यहाँ व्यक्ति कोई 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर जाकर कितने किलो का रह जाता है? 10 किलो का रह जाता है। तो कितना? 1/6 है। ठीक है। इसके आगे अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई कब पारित हुआ? मतलब किसी भी आप सरकारी, उससे आप अपना ये पूछ सकते हैं कि ये काम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब आप जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ। आरटीआई जो डाल दी जाती हैं, मतलब किसी के खिलाफ हम ये देख सकते हैं कि उसने क्या काम किया है या नहीं किया है, हम सूचना लेने के अधिकार शामिल हैं। ठीक है। लाल ग्रह कैसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी ही, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है भाई? जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है भाई? टिक लगा दिया होगा आपने, मैं बता देता हूं, दिल्ली इसका आंसर है। अलिखित संविधान किस देश का है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें संविधान लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मौखिक ही है? क्वेश्चन आए हुए हैं सब, मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो नहीं आए हों। तो ऐसा कौन सा देश है भैया? ऐसा देश है आपका इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। जैसे मैंने ये बनाया पृथ्वी, तो इस पर अक्षांश क्या है? ये ऐसे करके जो बनी हुई लाइनें होती हैं ये अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश मतलब बिल्कुल बीचों बीच जो जाने वाली लाइन होती है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। तो यही क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है ये? भूमध्य रेखा, या एक अलग नाम से भी जानी जाती है, ये विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसे, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। आगे, रघुवंश किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो रघुवंश किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? कालिदास के द्वारा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? कब किया भैया? ये अगस्त में किया, 1920 में स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कहाँ है भैया? कैनबरा है, मोरक्को है, मैड्रिड है या टोक्यो है? तो राइट आंसर आपका बी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन करते रहिए फटाफट, बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू खेल आप जानते हो किससे संबंधित है? बैलों से संबंधित है। बैल के साथ जब हम लड़ते हैं, खेला करते हैं, तो वो जल्लीकट्टू है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये लगभग इनका बहुत ही पुराना, जल्लीकट्टू जो है बहुत ही पुराना इनका खेल कह सकते हैं इसे। लगभग हो सकता है करीब 2000 साल पुराना हो, कोई 100-200 साल नहीं, 2000 साल पुराना। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो देखो, नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ हुए वो हुए अल्फ्रेड नोबेल, ये थे स्वीडन देश के, स्वीडन के थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जब मरे तो इन्होंने 1896 में एक वसीयतनामा लिखा। इन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति का हिस्सा कहाँ पर बांट दिया जाए, हर वर्ष किनको दिया जाए? जो लोग साहित्य में और चिकित्सा में और फिजिक्स में, मतलब ऐसे अच्छे काम करते हैं, उनको एक पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तो ये 1896 आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा दिए कब गए, मतलब नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो ये बांटने जो स्टार्ट हुए वो 1901 से स्टार्ट हुए। राइट आंसर क्या है? ये 1901 से स्टार्ट हुए। 1895 में मिल सकता है आपको, 1896 में। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो दास कैपिटल किसने लिखी है? आर के नारायण, जैन ऑस्टेन या कार्ल मार्क्स? तो
तो ये दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने, बहुत अच्छी पुस्तक है, पेपर में आई हुई है। फीफा मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय कहाँ भैया? ज्यूरिख, ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में भैया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति, सभापति को बोलते हैं भैया उपराष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? तो अब आप आंसर खुद लगा दोगे। सभापति को बोलते हैं उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति ये हो गया राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो मैंने भी बताया कि ये अर्थ है, बीच में से विषुवत रेखा है, तो इससे तो ये तो पृथ्वी को बांट रहा है दो भागों में विषुवत, तो लेकिन भारत को ही यहाँ पर है, तो भारत को काटता है, यहाँ से एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, और ऐसे एक नीचे जाती है, ये 30 डिग्री अक्षांश पर होती है, 33.5 पर, और ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है। निम्न में कौन क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसमें भारत नहीं है, या ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है। तो इसमें ब्रिटेन नहीं है क्वाड सदस्य का। क्वाड मतलब किसी एक चतुष्फलकीय, उसको बोलते हैं क्वाड, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि इसमें चाइना को घेरने के लिए क्वाड बनाया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल है? भारत है एक छोर पर, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, मतलब इसको चारों तरफ से कंट्रोल किए हुए एक क्वाड बनाया है कि जिससे ये आपस में यहाँ पर इनका एक संगठन है जिस पर ये चाइना पर दबाव बनाते हैं अपना। कभी भी कोई परेशानी होती है, कभी वो दिक्कत आती है किसी भी देश पर, तो ये सब चारों हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चाइना को घेरने के लिए क्वाड सदस्य का क्वाड समूह का वो बनाया गया, मेरे कहने का मतलब है, पर इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल है। 1789 में फ्रांस क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो बहुत ही ये शायद 10th क्लास का एक क्वेश्चन है कि फ्रांस क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा लुई 16वां था। ऐसे भी मिल सकता है आपको, ये कुछ इस तरह से 16वां ऐसे ही कहता है, लुई 16वां था इसका फ्रांस का राजा। और इसकी क्रांति का जो मेन कारण था, उस टाइम भुखमरी आर्थिक तंगी थी 1789 में। निम्न में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप देश है जो आपका ग्रीनलैंड। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देखो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, अभी फिलहाल जब 2014 में जब ये विभाजित हुए तो 2024 तक 10 साल के लिए ये कहा गया था कि आप अभी हैदराबाद को ही क्या रखेंगे, अपनी राजधानी रखेंगे। लेकिन अगर राजधानी कहें तो फिर उसके बाद हो कौन सी जाएगी? तो वो हो जाएगी अमरावती। तो कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है, क्योंकि बनने तो वही वाली है। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित राज्य है, तो सबसे कम वाला भैया लगा हुआ आंसर कौन सा होगा? सबसे अधिक वाला कौन सा है? दिल्ली है, ये सबसे अधिक वाला है। और सबसे कम वाला है लक्षद्वीप, सबसे कम आबादी वाला लक्षद्वीप। करीब इसमें लगता है 67,000 के लोग आसपास हैं, इसमें रहते हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं इसके पे। अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए होमवर्क है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर बनाया गया है? ए भागीरथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? वो फुटबॉल से संबंधित हैं, सबको पता होगा ये बात। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वर्ल्ड में, उनका ये भी पता रखना है कि वो किस गेम से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, मतलब अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, मतलब अलग अलग द्वीपों का मिला हुआ एक समूह है। तो ये पूछ रहा है कि अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो कौन करता है? अंडमान सागर, मन्नार खाड़ी, पाक स्ट्रेट या 10 डिग्री चैनल? तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका उत्तर में क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित थी? तो आपकी कौन सी क्रांति थी? ऑप्शन रख देंगे आप, रूसी क्रांति। आंसर सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, मतलब चैलेंज मानेंगे आप इसे 35 क्वेश्चन में कि कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है?
तो बताएं भैया, सोचें कौन सा आंसर होगा इसमें, कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। इसमें होगा आपका सौर चक्र। कौन सा? सौर चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो बर्नर्स ने किया, मार्टिन कपूर ने किया, मार्टिन कपूर है, कूपर होगा शायद, मार्टिन कपूर से, सैमुअल टॉमलिंसन ने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। तो चार्ल्स बेबेज तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर होगा टॉमलिंसन, सैमुअल टॉमलिंसन। टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। संसद का सत्र किसके संबोधन से शुरू होता है? जब संसद स्टार्ट होती है तो जो सत्र है वो किसके संबोधन से शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबोधन से संसद का सत्र शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, दिसपुर राजधानी है तो कहाँ की राजधानी है भाई? राजधानी याद रखेंगे, कुछ नहीं तो स्टेट की राजधानी तो सबे याद होंगी। एक राजधानी से क्वेश्चन बनता है, या तो कंट्री की हो या स्टेट की हो, तो स्टेट की तो जरूर ही याद हो आपको। इसमें राइट आंसर होगा असम की राजधानी दिसपुर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी झील है? वो आपकी चौथा ऑप्शन सही होगा, चिल्का झील। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ देशों की, उनकी प्रदेशों की राजधानी आपसे पूछ लूंगा, या तो आपको पता हो, ठीक है, नहीं आप मुझे गूगल करके फिर भी कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता चल ही जाएगा। फिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर पहले तो एक नंबर पे आता है वो प्रशांत महासागर है, और दूसरा फिर क्या है? दूसरे नंबर पे अटलांटिक। ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। ओके, अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता होगा जो फीफा विश्व कप है अभी हुआ है जल्दी में, हाल ही में, और आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि किस देश ने उसको जीता है। तो फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। बहुत पैसा लगता है इसमें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे का गेम यही है, विश्व कप। चेचक और रेबीज रोग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? चेचक और रेबीज। तो चेचक और रेबीज आपके वायरस से होते हैं। तो वायरस को हिंदी में बोलते हैं हम विषाणु। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग को सर्वदाता कहते हैं? मतलब वो जो डोनर होता है वो क्या करता है? सभी को ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप हो, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। वो इनमें से है कौन? तो ऐसा कौन है? वह है ओ। राइट आंसर आपका तीसरा होगा। अगला है क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये थोड़ा सा मैं गलत लिख गया हूं इस बात को, कार्बन और कार्बन के बीच में कहना होगा मुझे, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंगल बॉन्ड। तो एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब ऑप्शन अगर पूछ भी ले कभी तो असंतृप्त, इसके आगे बस आपको आ लगाना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उनमें से या तो ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है, डबल बॉन्ड, मतलब जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी एक हो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। याद रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त फैट भी आती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होती है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो देखो ये अयस्क वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसी ना किसी का अयस्क पूछ लिया जाता है। तो सिनेबार पारे का अयस्क है। किसका? पारे का। एक क्वेश्चन और आपको एक साथ इसके साथ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पारे को जब हम किसी मेटल के साथ मिलाते हैं, पारा भी एक खुद में क्या है? मेटल है। तो पारे को किसी भी मेटल के साथ मिलाते हैं तो वो अमलगम बनाता है। सीधा सीधा याद रखेंगे, अमलगम बनाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पारे को धातु के साथ मिलाने पर क्या बनता है? अमलगम बनते हैं। ठीक है। ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी, चाल, दाब, गंध। तो गंध नापने का तो कोई बात ही इसमें हिसाब किताब जवाब वो नहीं होता। दाब देखो बैरोमीटर नापता है, याद रखेंगे। दूरी को तो कोई भी मीटर नापता, तो दूरी के लिए तो बहुत से हैं आपका, और ओडोमीटर मीटर लगा हुआ है इसलिए आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाल। ओडोमीटर होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं जो बिल्कुल जो इंस्टेंट स्पीड आपकी नाप कर देते हैं कि कितनी की स्पीड पर फिलहाल चल रही कोई भी गाड़ी। वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई नहीं है। देखो ये याद रखेंगे, आप बस इतना पढ़ते कि वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई, तो आप तुरंत ही वाट पर आंसर लगा देते, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नहीं है, नहीं है।
इसलिए क्या है इसका आंसर? जूल। जूल नहीं है, जूल किसकी है? कार्य की, वर्क की है जूल। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्य का ऐसा ही मात्रक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने उस दिन भी बताया था कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के साथ साथ टाइम आपके पास बहुत बचेगा। आप इस पेपर को कम से कम 50 जो क्वेश्चन होंगे आप अगर मतलब थोड़ा सा मैथ टफ आता है तो 30 मिनट लास्ट लेंगे और उससे पहले इसको फिनिश कर देंगे। टाइम बचेगा आपके पास, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है आपको और पूरा करना है, ठीक है। कार का ऐसा ही मात्रक है, तो कार का ऐसा ही मात्रक जूल है, और अर्ग भी कार का ही मात्रक है, बट ये सीजीएस में है। जैसे ऐसा ही कह रहा है, ऐसा ही एक यूनिट होती है, ऐसे सीजीएस यूनिट के अंदर आपका कार का मात्रक अर्ग होता है। क्वेश्चनों को लिख सकते हैं आप, वीडियो को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी पार्टों को एक दिन में एक बार देख ही लें। चाबी भरी हुई घड़ी में ऊर्जा होगी, तो चाबी भरी हुई घड़ी होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में भैया आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय में पहुंचता है? ये आपको समय बताना है। तो प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। 499 सेकंडों से टोटल बोलते हैं, तो इस पे लगभग लिखा हुआ है, तो 8 मिनट लगभग वो पहुंचता है। कोई भी आंसर सही नहीं होगा 8 मिनट को छोड़कर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की? मतलब प्रकाश से वैद्युत बनाई जाती है, उसको प्रकाश को, लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस बात के इफेक्ट की खोज किसने की? ये की आपकी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इस प्रभाव को समझाया हमें। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 157वां क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में भाग लिया था। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन इस तरह से रखे हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना पहले कि आप क्या सही सोच रहे थे जो मैं बताने वाला था। हर कोई ये ऑप्शन टिक करने जा रहा होगा 98.6 केल्विन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये केल्विन नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। 18.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसका केल्विन में तापमान जो है 310 है, उसमें सेंटीग्रेड में 37 है और फ़ारेनहाइट में ये है। तो तीनों ही आप याद रखेंगे। ये क्या नाम है? फ़ारेनहाइट में, तो ऑप्शन तो इसका सी होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 98.6 फ़ारेनहाइट है और केल्विन में 310 केल्विन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका बनी होती है, तो मैंने इसमें ऑप्शन रखे ने भूल गया हूं मैं। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका किसकी बनी होती है? न्यूरॉन सेल की बनी होती है। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि इनके अंदर मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज और देता हूं कि तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन सेल के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन इसके अंतर्गत नहीं होता। मतलब एक बार ब्रेन में चोट लगी तो लगी, मतलब मौत तो मौत, उसके बाद कोई भी रिकवरी नहीं है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन आपके यकृत में होता है। यकृत बोले तो लिवर कितना भी डाउन हो जाए रिकवरी के चांस हैं, लेकिन कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में नहीं है तो नहीं है। डबल रोटी ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो वायरस का या जीवाणु का या यीस्ट का? तो डबल रोटी बनाने में आपका यीस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी, देखो अगर क्वेश्चन में मानव लिखा होता तो ये बात बदल जाती, लेकिन सबसे छोटी बोली है कोशिका तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये होता है लाइसोसोम। कई क्वेश्चन ऐसे, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ कि किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं, और लाइसोसोम को इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम जो है वो जैसे हमारी सेल के अंदर पाया जाता है और ये मृत सेल को खाने का काम करता है, और जब ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो ये खुद को फाड़कर वहाँ की सेलों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम फट जाती है और आसपास की सेल को नष्ट कर देती है, तो लाइसोसोम को इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन, एक और क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ तुम्हें। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है बॉडी में, और ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने से, घट जाने से आपको किसकी बीमारी होती है? आपको बीमारी होती है शुगर की, ग्लूकोज के अप या डाउन हो जाने से। तो इंसुलिन का स्राव करने वाली वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है अग्न्याशय। राइट आंसर आपका बी। ऊर्जा का ग्रह किसे कहते हैं? तो देखो ऊर्जा का ग्रह बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया।
ये भी एक सेल का भाग है, हमारी एक कोशिका का छोटा सा भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की एनर्जी इसलिए कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा का ग्रह भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जमा होती है, रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान इसमें जमा होती है। इसके बाद रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान हम किसको कहते हैं? राइट आंसर आपका सी, प्लीहा होगा। कौन सा? प्लीहा। रक्त का कब्रिस्तान इसे कहते हैं। ये क्या करता है कि आरबीसी जो आपकी सेल होती हैं उनमें से जो डैमेज सेल हैं उनको ये मारने का काम करता है। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जैसे प्लीहा ये है, इसके अंदर से ब्लड पार होकर जा रहा है आरबीसी, तो ये आरबीसी क्या काम करता है कि इसके अंदर आरबीसी ये जमा है, और ये क्या काम करता है कि इसमें से जमा नहीं होती है, मतलब इसमें कंटिन्यूस रहती हैं, लेकिन इसमें से पार होती हैं, तो ये क्या करता है कि जो बेकार आरबीसी हैं उनको नष्ट कर देता है, जो बेस्ट हैं वो बाहर निकल जाती है। तो समझो ब्लड बैंक भी है इसका, और इसका कब्रिस्तान भी कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज आपके की लैंडस्टीनर ने या विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने। तो रक्त समूह की बात कर रहा है कि ब्लड के ग्रुप की, ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनकी खोज किसने की? तो की लैंडस्टीनर। 66 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट लेता हूं मैं, टाइम काफी हो गया। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने आपके टीके की खोज की, इसका भी सी ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका राइट आंसर ए, अगर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, कई नामों से इसे जाना जाता है, बस नामों से ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर दिवस को मनाने का होता है कि इसमें आपको जानकारी, जागरूकता फैलाई जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो मतलब आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो मतलब एनीमिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैंने इसमें 2 ही ऑप्शन रखे हैं, तीसरा भी रख देता, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि रेफ्रिजरेटर में फिलहाल कौन सी गैस भरी जाती है। क्योंकि अगर पहले बात करूँ जैसे 20वीं सदी की, कि 1970, 80 और 90 के आसपास के दशक की बात करें, तो CFC गैस भरी जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है, उसके क्षय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर अब जब जैसे ही डेवलप चीज़ें हुई हैं, साइंस ने खुद को अपने आप को डेवलप किया है, तो उसके बाद गैसों में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि अब ओजोन क्षय को हानि ना हो तो फ्रियॉन गैस भरी जाती है। ठीक है, और भी गैस ऐसी आ गई हैं, अकेली फ्रियॉन नहीं है कि जो सिर्फ या तो CFC भरी जाती हो, फ्रियॉन भरी जाती हो, लेकिन फिलहाल में फ्रियॉन भरी जाती है। और फ्रियॉन तब भरी जाती है जब आप CFC को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे पहले CFC आपके फ्रिज में भरी हुई है और पुराना फ्रिज है, आप CFC अब निकल गई तो फिर अब CFC मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद फ्रियॉन भरी जाती है। और भी गैसें हैं जो CFC वाले में नहीं भरी जा सकती, तो कंपनी से सीधे फ्रियॉन भी आती हैं और नई गैसें हैं, वो एक डिटेल चैप्टर है, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तंबाकू व चाय में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तंबाकू व चाय में इनमें इनटेक करने का 2 तरीका, वो दोनों का अलग है। तंबाकू और चाय में निकोटीन पाया जाता है। कैफीन एक कड़वा वो है, नशीला पदार्थ है, जो कहवे मतलब कि आपकी उसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। और तंबाकू और चाय में निकोटीन पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ए होगा। कैटेंचिन्स भी एक नशीला पदार्थ है भाई, ये धीरे धीरे आपको मदहोश करता है। पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन ए है। ठीक है, तो और इसका एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन ए है। और आपने पढ़ा होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए है एक, तो एक डी है और एक ई है और एक के है, चारों हैं। वसा में घुलनशील है। तुमने देखा होगा कि पालक के साग में, पालक की सब्जी नहीं बोलूँगा, साग ही बोलूँगा, साग में हम घी डालकर खाते हैं। पता है इसका रीज़न? कि जो ए है ना, वो उसमें क्या हो जाती है, घी में घुल जाती है और बॉडी को तुरंत ही मिल जाती है ना। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में निमोनिया, ये तो सब जानते होंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फेफड़े से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है यार, निमोनिया में फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। किस विटामिन को सक्रिय हेतु कोबाल्ट की आवश्यकता होती है?
मतलब कोबाल्ट आपकी जरूरत होती है उस विटामिन को चलाने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए, तो B12 है। और क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि किस विटामिन में एक मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, कॉपर पाया जाता है, तो B12 है। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या यूज है, टार्ट्रिक का क्या यूज है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी H2SO4 इसका वो नाम है, और इसको बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो B ही होगा। थोड़ी नॉलेज और बढ़ाकर दे रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा सा अप हो गया, 3 से 4 मिनट। घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग आयोडीन कमी से, पहला ऑप्शन सही है। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये बात सर्वप्रथम किसने बताई, तो ये बताई आपके न्यूटन ने। कण का सिद्धांत न्यूटन ने, और आपका तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल ज्यादातर कहेगा कि निर्वात में पूछेगा आपको। निर्वात क्या है, एक वैक्यूम, मतलब जहां कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी हवा का पार्टिकल्स नहीं है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद कमेंट के लिए आपके पीछे भी मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए, और 181वां क्वेश्चन भी आपको आज नहीं दे रहा हूँ। ठीक, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है भैया, ऊर्जा का। ऊर्जा आ जाए या आ सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन किलोवाट मात्रक है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है किलोवाट, तो ये वाट जिसका मात्रक है, बस उसमें उसको बड़ा कर दिया गया है, सिर्फ किलोवाट कर दिया गया है इसको, कि किलोवाट किसका मात्रक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है, वैद्युत शक्ति का। वाट भी शक्ति का है और किलोवाट भी वैद्युत शक्ति का है। अगला क्वेश्चन एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये आपको सबको पता होगा, मैंने मात्रक कुछ मात्रकों को यहाँ एक साथ इंक्लूड कर लिया है कि जिससे आपको डाउट ना रहे। तो एम्पियर जो मात्रक है आपका, वो वैद्युत धारा का है। किसका है, वैद्युत धारा का है। ठीक है, और एम्पियर को मतलब वैद्युत धारा को नापने वाला यंत्र कौन सा है, यंत्र आपको पता होगा कौन सा यंत्र है, अमीटर यंत्र से इसे मापा जाता है। साथ के साथ क्वेश्चन आपके लिए, इसको अमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और अमीटर को एक परपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको साथ के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक भी आपको सबको पता होगा, बताइए क्या है, इसका आंसर है भाई कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है। अगला क्वेश्चन वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। देखो मैंने कई क्वेश्चन इस पर मात्रक ही ले लिए, यहां पर वैद्युत विभव का क्या मात्रक है पता होगा आपको। वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। वोल्टेज क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र आता है और एक वैद्युत क्षेत्र आता है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो बल बटे आवेश है, बल बटे आवेश, ये उसका फॉर्मूला है। तो आप अब देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, एसआई और सीजीएस मात्रक दोनों ही कंफ्यूज कर देंगे आपको। कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा, ऑप्शन सी, और अगर सीजीएस पूछ लेता तो आपको फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, कौन सा है, अर्ग। और 1 जूल बराबर, मैं यहां पर थोड़ा सा एक रिलेशन और लिख देता हूं आपसे, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ठीक है, रिलेशन साथ के साथ बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला आ गया, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है, और नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इंदिरा गांधी कप किससे संबंधित है। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये तो आपका हॉकी से संबंधित है, और इंदिरा गांधी कप किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका बी राइट आंसर है। तो दोनों को मैंने एक साथ ले लिया कि कभी आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ गोल्ड का ही यहां पर एक लफड़ा दिया गया है। यहां पर गोल्ड नहीं है और यहां पर गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड हॉकी से है और सादा किससे है, फुटबॉल से है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम पठार है, दक्षिण का पठार है, लद्दाख पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बी आपका भारत में उच्चतम पठार है। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है। अच्छा, ज्यादातर मैं जितने भी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किए हैं
तो सब ये 13 नवंबर वाली जितनी भी सीरीज थी वहीं से मैंने इनको उठाया है कि 13 नवंबर को जितने भी टेस्ट हुए हैं वहीं से मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है कि कहीं कहीं अलग अलग उस पर सेंटर पर अलग अलग हुए थे, कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा फेरबदल था। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? ये आपका एमपी से अलग होकर बना है, एमपी से कटकर आपका छत्तीसगढ़ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताएंगे मुझे, रायपुर। ठीक है, एमपी की भी याद रख लेंगे और एमपी के आप चलो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि एमपी की राजधानी क्या है। मैंने कल भी बताया था कि स्टेट की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। बिहार राज्य से अलग होकर बनने वाला राज्य, ये तो देखो एमपी से छत्तीसगढ़ कटा है, ऐसे ही बिहार से कटकर टूटकर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा आंसर? झारखंड। झारखंड आपका बिहार से अलग होकर बनने वाला राज्य है। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था ऐसा ही कि संसद के नए सत्र की जो जैसे कोई सत्र है उसका जो स्टार्टिंग होती है तो किसके भाषण से स्टार्टिंग होती है? तो वो राष्ट्रपति आंसर था। और संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किसमें है भैया? ये आपका बहुत ही अच्छा शिक्षा का केंद्र रहा है और ये बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? गांधी जी क्या चाहते थे? अहिंसा, सत्य, ये सब थे, लेकिन नेहरू जी भी इसके उसमें नहीं थे, विरोध में थे। लेकिन ऑप्शन इसमें एक है जिसमें नेहरू जी उसको चाहते थे लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे, वो था भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण, हर चीज को उद्योग से जोड़ दिया था, बहुत अच्छा वो था, लेकिन गांधी जी इसके लिए इसके पक्ष में नहीं थे। पानी का शुद्ध स्रोत कौन सा है? पानी का शुद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्षा का पानी। किसका? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध स्रोत है। देखिए हम सोचते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार जो सतह का पानी है, देखो सतही पानी मतलब जो नदियों नालों में ऊपर बहता है या किसी भी नदी में बहता है, मैं गंदे की नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे की बात कर रहा हूँ, पर वो एकदम शुद्ध रूप नहीं है। खनिज युक्त पानी, अब खनिज तो ठीक है, खनिज भी होनी चाहिए पानी में, लेकिन खनिज क्या है कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है। जैसे कैल्शियम भी एक वो है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें, लेकिन ये क्या है? ये कठोर जल का निर्माण करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कुएं का पानी, तो कुआं तो हमेशा खुला हुआ रहता है, तो कुएं का पानी भी गंदा हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन वर्षा का पानी ही होगा। क्वेश्चन थोड़े ऊपर चले गए, क्या होगा? वर्षा का पानी है इसमें राइट आंसर, क्योंकि वो एकदम सेट है। वैसे वर्षा का पानी भी आप चाहो तो इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हो, क्योंकि जब शुरुआत वाली वर्षा होती है तो वो अम्लीय वर्षा भी हो जाती है जिसमें SO2 और NO2 होते हैं। तो मतलब कहने को तो कुछ भी है, लेकिन इसमें पानी जो वाष्प के रूप में बदलता है वो एकदम बेस्ट पानी होता है, तो वर्षा का पानी इसमें राइट ऑप्शन रखेंगे। मैं सबको समझा दिया है कि ऐसा क्यों है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1940 या 24 अक्टूबर 1945, दोनों सेम ऑप्शन है, अक्टूबर में हुई थी और ये हुई थी 1945 में। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 198, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी भैया? 5, पर 5 तो ऑप्शन भी नहीं है, 5 + 10 टोटल कितनी है? 15। तो ये किस तरह से डिवाइड है? राइट आंसर आपका 15 होगा, लेकिन जो 5 हैं वो मतलब स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, और जो 10 हैं ये हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य रखे जाते हैं और हर 2 साल के बाद 10 का बदल दिया जाता है। ठीक है, तो 10 अस्थायी और 5 स्थायी और टोटल 15 सदस्य हैं। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चांद पर मनुष्य भेजने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले चांद पर मनुष्य भेजने वाला जो देश था वो था रूस। चाइना तो होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा पहले जो लड़ाई थी वो USA और रूस के बीच में थी, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी पूछ रहता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात से क्या है? रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देखो ये क्वेश्चन कुछ मैंने ले लिए हैं कि हो सकता है आपके पास के जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री पूछ लिए जाएं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, नरीफ नहीं, शहबाज शरीफ, बहुत शरीफ है भैया,
शहबाज शरीफ। और बांग्लादेश की तो आपको पता ही है, शेख हसीना है। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है ये पूछा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो लोकतांत्रिक तो है नहीं, चुनाव लड़के तो आए नहीं, क्या आए हैं, पावर से आए हैं। वैसे इनका नाम है हसन अखुंद के नाम से इन्हें जाना जाता है, हसन अखुंद। पूछा नहीं जाएगा, बट मुझे लगता है कि एक बार जब हम बात ही कर रहे हैं अपने पड़ोसी की, तो एक बार नाम ले लिया जाए, ठीक है। और नेपाल के कौन है, नेपाल के अभी नए हैं, कौन है, ये पुष्प कमल दहल हैं, अभी आए भैया पुष्प कमल, याद रखेंगे, चेंज हो गए हैं, पुष्प कमल, पुष्प कमल। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, पिछली 13 नंबर के टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, सोच कर देखो कि आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इतने डेवलप उसमें। वो आंसर है आपका सिक्किम, सिक्किम में आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, क्वेश्चन आया है, हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर, हवा के दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हवा के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। और ये क्या है, क्या लिखा दिया मैंने, अच्छा हवा का घनत्व, थोड़ा सा पास हो गया मैं, कह रहा क्या हो रहा, हवा के घनत्व का भी इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, हवा के दाब का। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो क्वेश्चन था इसमें, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने थे, बस ये थे कि कब कौन किसके बीच में होता है। तो मैंने एसएमपी याद करने के लिए बताया है, एसएमपी, जब मून बीच में होता है सन के और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, पृथ्वी को डिनोट कर दिया मैंने पी से ही, एसएमपी याद रखने के लिए एक ट्रिक सी बना दिया, एसएमपी, जब एम बीच में हो, मून बीच में हो, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 और 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ये सबको पता होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% प्रतिशत है, 78% पाई जाती है। निम्न में नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, अमीड, HCl, मतलब नाइट्रोजन का NH3 होता है, उर्वरकों का मूल संघटक है। ऑप्शन बी, शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग, शरीर में लोहे की कमी से मतलब आयरन कमी, आयरन कमी तो हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, हमने बहुत बार सुना है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, अनवीनीकृत स्रोत क्या हैं। एक तो नवीनीकृत होते हैं और एक अनवीनीकृत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनको नवीकरणीय रूप में नहीं बदला जा सकता, मतलब फिर से यूज नहीं किया जा सकता। तो स्रोत की बात आ रही है, तो क्या है, वन्यजीव और इस जंगल का तो कोई लेना देना है नहीं। कोयला भंडार, क्योंकि कोयला भंडार निश्चित है, अगर नवीकरणीय में आता तो पानी आता कि पानी का हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोयला भंडार एक बार कोयला खर्च होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है, चाहे उसे आप किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं। तो अनवीनीकृत स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, कोई भी आती गैस आती है, आपकी मीथेन है, कुछ भी। जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो जनरेटर इंजन से चलता है, मतलब इसको या तो घुमाया जाता है ना, तो वो यंत्रों की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन किस ऊर्जा को किस में बदलता है, ये पूरा ऑप्शन नहीं है, बस जनरेटर किस ऊर्जा को, जनरेटर ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक तो ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सही नहीं लिख पाया, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कि ऑप्शन फिर इस हिसाब से देने चाहिए थे। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर स्थित है, कहां से सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, वो है हरिकोटा, श्री सतीश धवन कुछ करके ऐसे नाम है, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड वहां पर स्थित है। निम्न किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो ऑप्शन सचिन तेंदुलकर को किया गया है भारत रत्न से सम्मानित। अगला क्वेश्चन, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं। देखो 15 तक, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करा दी मैंने, 35 के बाद 37वां क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो किस गैस को हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, क्योंकि और तो गैस भी नहीं है। अगर ऑप्शन देता नाइट्रोजन वगैरह तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन और तो कोई गैस भी नहीं है, हाइड्रोजन को ही हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। 219वां, T20 विश्व कप 2007 किसने जीता, तो ये किसने जीता आपका, यह आपका जीता भारत ने। याद रखेंगे इन क्वेश्चनों को,
और अपना टारगेट लेके चलेंगे। ये 35 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, और 35 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आप 30 क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। 30 तो आपको करने चाहिए बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कम से कम 30 तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 220 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अदर भी न्यायाधीश जितने भी हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन 221वां क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे किसी को पूछेंगे तो 200, ये जो आपका 13 नवंबर वाले टेस्ट में पूछा गया है। 13 नवंबर वाले टेस्ट में से पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो तटरेखा मतलब है जो सबसे लंबी सीमा समुद्र के सहारे या समुद्र को टच करते हुए करता है, तो वो कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पार्श्वनाथ हैं, ऋषभदेव हैं, नेमिनाथ हैं या अरिष्टनेमी हैं? कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी। कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पदक किसके पत्ते की तरह, मतलब उसका जो डिजाइन है वो किस तरह है? तो भारत रत्न का जो पदक मिलता है यह इसको राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, और ये इसका जो शेप है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। किसकी तरह? पीपल के पत्ते की तरह। ओके, बढ़ते हैं आगे। 224वां क्वेश्चन है कि शून्यकाल क्या है? मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन काफी लंबा मुझे लिखना पड़ता। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा और आपको पता हो तो आप कमेंट करना। चलो मैं ही बता देता हूं उसका आंसर। ये होता है आपका 12 से 1 बजे तक का समय। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहा जाता है। इससे पहले होता है प्रश्नकाल। एक क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल समय क्या है, तो प्रश्नकाल होता है और एक होता है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल समय 12 से 1 बजे तक का बीच समय होता है। उसको ये प्रश्नकाल 11 से 12 तक के बीच का होता है। बाकी और भी जनरली इसको डिटेल में पूछ सकता है कि शून्यकाल है क्या, तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाया जाता है। बाकी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ आर्मी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शायद आपको एक तारीख को पहुंचने वाली थी, लेकिन कैसे भी लेट हो गई, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे क्वेश्चन नंबर 225 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्तीकरण में लोहे पर परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात तो जस्तीकरण होता क्यों है? देखो, जस्तीकरण का मतलब होता है, देखो जस्ती, पहले तो आप ये समझो जस्ती क्या है। जस्ता, ठीक है, जस्ता जो होता है उसको लोहे पर अगर चढ़ा दें तो जस्तीकरण कहलाता है। तो अब ये पता चले कि जस्ता क्या है। जस्ते को इंग्लिश में जिंक बोला जाता है और हिंदी में क्या है? जस्ता है। ठीक है, इसके आगे मतलब जस्तीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। आपका राइट आंसर होगा तीसरा, और ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। तैयारी जोर शोर से कर दूं, टाइम बहुत कम रह गया है। आज 2 तारीख हो गई और 15 तारीख का आपका टेस्ट है। 10 से 12 दिन रह गए। तैयारी मन लगा के कर दो। सोना है उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्यों? इसके भी ऑप्शन थोड़े लंबे थे, मैंने इसको सिर्फ आंसर ही रखने के लिए छोड़ दिया है, कठोर करने हेतु। क्योंकि सोने की, अगर प्योर सोने की 24 कैरेट का कोई भी आइटम बनाया जाएगा, कोई भी आभूषण बनाया जाएगा, तो वो इतना टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सोना है वो बहुत ही मुलायम होता है। तो फिर उसमें हार्डनेस पैदा करने के लिए हमें उसमें कॉपर मिलाया जाता है, क्योंकि कॉपर भी मिलने के बाद ऐसा ही लगता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। देखो, मैंने इससे पहले भी दिया था इसको कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आपका श्री धवन है, हरिकोटा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो है तो ये सभी टोटल मैंने 500 क्वेश्चन जितने भी हैं आप देखोगे सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सबको चुन चुन के लिखा है यहाँ पर। परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया? मतलब परमाणु का जब प्रशिक्षण किया गया हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहली बार, तो उसको राजस्थान पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान पोखरण में। इस पर बहुत देशों ने हमारा विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की?
मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? देखो मैंने इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन को ही लिया है जो पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं संभावित क्वेश्चनों को। तो मनसबदारी को किसने स्टार्ट किया? तो अकबर ने स्टार्ट किया था इसको। किसने? अकबर ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? अकाल तख्त का निर्माण आपको ये शायद पता नहीं हो, फिर बता देता हूँ। इसका आंसर है चौथा, गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, न्यायपालिका के बतौर टाइप में इसका करवाया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखो समाज तो आप सबरी लिख लेना कौन कौन सी समाज हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने की है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है कि हमारे यहाँ सब कुछ उसके बारे में लिखा गया है। लगता है अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें सब कुछ दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, हमें डिटेल से लेना क्या। ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य हो सकता है, यह शब्द किसके थे? पहले मतलब इनका कहने का मतलब था कि पहले ग्रामीण क्षेत्र को गाँव को सुधारा जाए और वहाँ के माध्यम को अच्छा बनाया जाए तो राम राज्य हो सकता है। तो ये बात थी महात्मा गांधी की। गांधी जी ने इन वर्डों को बोला था। तो वर्ड तो ज़्यादातर भी पूछे जाते हैं आपके, उसमें वर्ड याद रखेंगे, यही वर्ड नहीं ज़्यादातर कि ये नारे किसने दिए, वर्ड किसने दिए, पूछे जाते हैं। भारत में संसद प्रणाली ली गई है। भारत की संसद प्रणाली ब्रिटिश से ली गई है, मतलब इंग्लैंड से ही ली गई है, ब्रिटिश को ही बोलते हैं। देखो अब तक भी किसी को लगता है कि हमारी तैयारी हो नहीं पाई है और हम ये नहीं कर पाएंगे, अब टाइम बहुत निकल गया। कुछ भी नहीं निकला है, अभी 10 से 12 दिन है और कभी कभी तो हमें 10 से 12 दिन ही मिलते हैं। आप बच्चों को पूछोगे तो जब आपका मेडिकल होता है, फिर मेडिकल के बाद फिर आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम मिलता है। किसी बच्चे को तो 10 दिन का ही मिलता है, 8 दिन का भी टाइम मिलता है और सिलेक्शन लेते हैं। तो आपने तो बहुत लंबी तैयारी की है और उसके बाद भी फिर भी आपके पास टाइम कम लगने का वो है, तो 10 से 12 दिन काफ़ी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? देखो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट याद रखेंगे, 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो इसके उसमें विरोध में महात्मा गांधी जी ने उपाधि लौटा दी थी। किसकी? राष्ट्रपति गुरुदेव को तो इनकी यानी मिली ही नहीं थी। गुरुदेव की तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, या केसरे हिंद। तो इसका राइट आंसर है केसरे हिंद, क्योंकि राष्ट्रपिता तो उन्हें आज भी कहा जाता है। केसरे हिंद तुम आप बहुत कम जानते होंगे, यह उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। साइमन कमीशन का नियुक्त कब किया गया, मतलब कब इसको नियुक्त किया गया? तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो गई थी। उसकी चांदों पर डंडे मार मार कर उनकी मृत्यु कर दी गई। तो इसका राइट आंसर है 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी साइमन कमीशन की। कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप तैयार रखेंगे। प्लेइंग इट माई वे, कुछ पुस्तकें आती हैं, कुछ तो पुरानी मैंने लिखाई भी हैं और भी ले लूंगा मैं इसमें। तो एक नई बुक है, मतलब कि ऑल टाइम की नहीं है, उस टाइम की पुरानी की, प्लेइंग इट माई वे। यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, उड़ीसा का भी है, लेकिन इसमें याद रखेंगे इंपॉर्टेंट झारखंड। और ऑप्शन दिए भी नहीं है वो वाले इन्होंने, क्योंकि बस छऊ का थोड़ा सा नाम आगे डिटेल बदल जाता है। छऊ ऐसे याद रखेंगे किस राज्य का? झारखंड का। हमें सिर्फ एग्जाम के उससे देखना है। भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए? देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भारत रत्न जब बता रहा था कि पत्ते डिजाइन क्या है, तभी बताया था। भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए? तो भारत रत्नों को किसने स्टार्ट किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। उस टाइम वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री तो बने नहीं। और इसको उन्होंने स्टार्ट किया था 1954 में। कब स्टार्ट किया था? 1954 में राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसको स्टार्ट किया था। और पहले इनको मरने के बाद देने का प्रावधान नहीं था। जब जैसे इनको स्टार्ट किया तो ये नहीं था कि हम इन्हें मरने के बाद भी देंगे, लेकिन 1955 में एक साल बाद ही यह तय कर लिया गया कि इनको मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को दिया सकता है, क्योंकि उसका सम्मान हमेशा ही सर्वोच्च रहेगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल बाद में नाम बदल के किया गया। पहले इस खेल को किसी और नाम से जानते थे। इसको हम मतलब राष्ट्रमंडल के अंदर वो देश आते हैं जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, मतलब ब्रिटिश के अधीन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये राष्ट्रीय इसको ब्रिटिश आयोजन खेल या ब्रिटिश कुछ ऐसे करके जाना जाता था। और ये सबसे पहले 1930 हैमिल्टन कनाडा में इनको खेला गया था। कहाँ? कनाडा।
ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? तो 2010 में हुआ है भैया, अभी जल्दी में हुआ था, सबको याद होगा, दिल्ली में। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर है इसका सी, जल्दी जल्दी कर देते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ये आपके एमपी में स्थित है। एमपी के साथ और भी हैं, लेकिन वो ऑप्शन देगा ही नहीं कभी भी, जैसे उसमें भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन तो हमें आपको उड़ीसा मिलेगा बहुत दूर से, तमिलनाडु नीचे से, आंध्र प्रदेश नीचे से, तो एमपी के जो बिल्कुल है वो नहीं है, कोई ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखेंगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियां एमपी में स्थित है। योजना आयोग का गठन हुआ, देखो ये योजना आयोग है, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की योजना आयोग, तो इसको तो ये योजना आयोग तो पहले कांग्रेस के टाइम में और बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, और इसको फिर जैसे प्रधानमंत्री मोदी का शासन आते ही इसको चेंज कर दिया गया। तो योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 में किया गया, राइट आंसर। और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग तो इतना बार आया वो क्वेश्चन है, पहले एयरफोर्स में तो बहुत ही बार आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, योजना आयोग का गठन। और नीति आयोग तो अभी जल्दी में हुआ 2015 में, योजना आयोग को बंद करते हुए नीति आयोग को चला दिया है, मतलब योजना आयोग अब नहीं है, अब नीति आयोग के नाम से चलता है। किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है? महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और याद रखेंगे इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का, क्योंकि गोदावरी से ऊपर से ही बह के जाती है यहीं से, तो इसका मतलब ये नहीं है, कृष्णा महाराष्ट्र में। अच्छा, इसके बाद बेरूत किसकी राजधानी है? चलो इसको मैं आपको सभी नदियों को मैप के द्वारा समझाऊंगा, एक वीडियो ले लूंगा जिसपे नदियों को ले लूंगा, क्योंकि नदियों से मुझे लगता है मैंने अब तक क्वेश्चन देखे हैं 8 से 10 क्वेश्चन तो मुझे देखने को मिल गए हैं कि इसमें हर नदी से कोई ना कोई क्वेश्चन उधर से पूछ लिया जाता है। बेरूत किस देश की राजधानी? देख लो, राजधानी मैं बार बार हर रोज दे रहा हूँ आपको, याद करो याद करो याद करो। बेरूत राजधानी है लेबनान की। रिपीट करते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो, तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जौनपुर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो बट ये जौनपुर तो जो था पहले जौनपुर नहीं था, मतलब जौनपुर ही था वो ना, सॉरी यवनपुर था, यवनपुर था। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, उसने अपने भाई था इसका जौन खां के नाम पर इसने क्या कराया था? जौनपुर रखवा दिया इसका नाम। तो फिरोज शाह तुगलक के भाई का नाम जौन खां था, उसने अपने भाई के नाम पर इसका नाम रखवा दिया गया। किसने रखवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, कितना? 35 वर्ष। सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं? सार्क का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया कि कौन सा देश शामिल नहीं है और कितने देश हैं। तो देश मैं बताऊंगा आपको, इसमें 7 शामिल हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये नहीं, ये आप खुद से सर्च करेंगे। ठीक है, ये संगठन पूछ लिए जाते हैं, सार्क में कितने देश हैं, ये तो 7 है, मैंने आंसर बता दिया। कौन कौन से हैं ये आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सर्च जरूर करना है, आपका आंसर इसका मुझे जरूर देना है। सार्क को बनाया किस लिए गया? सार्क को जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उनकी आपसी सहयोगदारी से जो उनका विकास हो इसके लिए बनाया गया है इसमें। और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखो, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, मैं इसमें इंक बदल लेता हूं। देखो, कोई भी एटम है, जैसे एटम मतलब परमाणु है, ये परमाणु है। थोड़ी सी नॉलेज, मतलब 1 या 2 मिनट की फालतू हो जाएगी वीडियो। देखो, एटम है, परमाणु हमेशा चार्ज में उदासीन होता है, पहले तो ये बात समझो। क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके अंदर होता है नाभिक और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो इसमें N+P होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आपके पास परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमाया है, इसमें सीधा सीधा क्या है? परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब ये दी। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक को Z से सिंबल से डिनोट करते हैं। Z बराबर E मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर P, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि ये
न्यूट्रॉनों की संख्या है। या इसको बच्चों को याद रहता है ज़्यादातर इसको, क्योंकि आर्मी वाले रटने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसको कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं आप, एक्स मान लें, और उसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो परमाणु क्रमांक को हमेशा आगे लिख लें, क्योंकि ऐसा लिखते ही अब आपसे बहुत से लोग आपको सॉल्व कर देंगे। हमसे ऊपर लिख दिया मैंने 36, ठीक है। तो अब आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, तो आपको याद होगा आप ऊपर वाले नंबर में से इस नंबर को घटा देते हैं, ठीक है। तो कितने आएंगे? 19 आ जाएंगे, मतलब सी ऑप्शन सही है। लेकिन इसको लिखना भी तो ऐसे है, अगर सीधा सीधा ऐसे लिख के दे दिया तो आप कर देंगे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, बट आपको इस तरह से दे देता है। तो परमाणु क्रमांक को आपको ये रखना है नीचे, परमाणु क्रमांक हमेशा यहाँ रहेगा। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या ये ऊपर लिखनी है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, लोहे पर जब भी जंग लगता है तो लोहे का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो जाने से उसका वेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसको बाद में हला देंगे तो उसका वेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं, मतलब आग से जो नहीं जलते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? लोहे से? नहीं, लोहा भी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। सिल्क से? कॉटन से? नहीं, ये बनते हैं एस्बेस्टॉस से। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी। याद रखेंगे बस। पित्त कहां जमा होता है? पित्त कहां जमा होता है? देखो, पित्त को बनाने का काम किसका होता है? यकृत का, मतलब लिवर का, ठीक है। जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है। दालें किसका मुख्य अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? पाया तो सब कुछ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उनका स्रोत है वो प्रोटीन का पाया जाता है, मतलब प्रोटीन बेस ज़्यादा होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कौशाम्बी में, बोधगया में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। राइट आंसर आपका सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की आपकी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने नहीं की, इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। और इसके बाद विवेकानंद ने इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी स्थापना की थी उसके नाम पर। पंजाब भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य जो निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? लगाएंगे आप अपना ऑप्शन कितना होगा। और आपको ये भी देखना है, मैं पर डे कराता हूँ आपको, कि आप कितने क्वेश्चन टारगेट कर पाते हैं 35 में से। तो जो मेरे हिसाब से 30 टारगेट कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल सही है, हार्ड नहीं है, तो वो उसका काम 100% है। भारत बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें? लिखना भूल गया भाई मैं, चलो लिख देता हूं। नींबू में। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में अक्सर विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक, इसको ही सर्वप्रथम क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत का नहीं। कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? चीन, सबको याद होगा। 264, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मूलशंकर, सिद्धार्थ, शंकराचार्य क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। बचपन के नाम तो मैं 2-3 के पता होने चाहिए, बेसिक ही क्वेश्चन है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सी ऑप्शन सही है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु। मैं फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, आप बस लिखते जाइए, अपने अपने टिक लगाते रहिए। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किसके भाई? आपने लगा लिया होगा अपना, पंजाब के, क्योंकि भांगड़ा से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें आगे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आप इनको खुद करेंगे।
मछलियां किससे सांस लेती हैं? बहुत बहुत पहले क्वेश्चन मैंने कराया, इसलिए मैंने इसको रिवीजन में लिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा। इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, या तो मिलेगा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, या आपको भगत सिंह, ठीक है। आप कहोगे सर दोनों आ गए, तो ऐसा नहीं होगा, एक बार में ऑप्शन एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देखने को भगत सिंह मिलता है, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने क्या किया था, उसको दिया था, उसको फेमस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कोलकाता, लुधियाना, लाहौर, अमृतसर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हरदयाल सिंह को, लाला लाजपत राय को, करतार सिंह को। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहते हैं। साइमन कमीशन में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। आप यहाँ से बताएंगे कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी, और 1928 में वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भी आपकी किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। अगला क्वेश्चन 273, 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया? ये भी आप खुद बताएंगे कमेंट करके। कमेंट सब क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, कोई भी वो नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा, सबको पता होगा तभी, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चनों को दे रहा हूं आपको। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है भैया? भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछी जा सकती है, मुख्यमंत्री पूछी जा सकती है, विश्व की पहली प्रधानमंत्री पूछी जा सकती है आपसे। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। मायावती भी ऑप्शन है इसमें, इंदिरा गांधी भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। किसने इसका नारा दिया, मतलब इसको किसने, ये किसका कोट है? तो ये था किसका था? दयानंद सरस्वती का, कि वेदों की ओर लौटो। वास्को डिगामा कहाँ का रखने वाला था? ये भी आप सबको पता होगा, टिक कर दिया होगा अब तक तो आपने। पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल किस राज्य में स्थित है? ये भी आप टिक कर चुके होंगे। हवा महल जयपुर में है और राजस्थान राज्य में है। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसमें देखो तीन ऑप्शन आपको एक जैसे मिल रहे हैं, गुरु गोविंद और गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव। और बहुत सौ का टिक तो फर्स्ट हो गया होगा, लेकिन सिख धर्म की जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव हैं, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि मतलब क्या है, उसका नाम क्या, किस नाम से उसे जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है विजय घाट, ठीक है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल किसका है? बाबू जगजीवन राम का है, जगजीवन राम। लेकिन सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान घाट है, विजय घाट है, शक्ति स्थल है, और आपका राजघाट है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत को किसने लिखा है? वाल्मीकि, पांडव, वेदव्यास, कालिदास। तो इसको लिखा है वेदव्यास ने। और महाभारत के अंदर ही गीता का सार है, तो गीता का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी वेदव्यास ने लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र के कौन है लेखक? कौटिल्य। बहुत ही फेमस बुक है ये इंडिया की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, बाकी याद होगा आपको, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राइट आंसर आपका ए सही है। तो 286 तक रहने देते हैं, क्योंकि 251 से मैंने स्टार्ट कराया था, 30 क्वेश्चन हो गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो यहाँ आंसर अपना आप तुम कमेंट में करोगे। मैंने दोनों एक साथ लिख लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप कि संविधान सभा की प्रारूप समिति और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के थे, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस कब मनाया जाता है? ये दोनों आंसर आप खुद बताएंगे मुझे, ये और ये।